वेलकम टू जहांगीर स्टडी। मैं संतोष जहांगीर। जो मौर्यकालीन इतिहास है उसका हम अगला पार्ट का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अशोक के अभिलेख व शिलालेख। अभिलेख। अशोक प्रथम शासक था जिसने अभिलेखों के माध्यम से अपनी प्रजा को संबोधित किया। कहने का मतलब है सबसे पहले जो अभिलेख लिखाने का कार्य किया था, भारत में अभिलेख की परंपरा शुरू की सम्राट अशोक ने की थी, जिसकी प्रेरणा उन्होंने ईरानी राजा धारा डेरियस प्रथम से मिली थी। उन्होंने सबसे पहले वहाँ से प्रेरणा लेके अशोक ने भारत में अभिलेख लिखना शुरू किया। अशोक के जो अभिलेख थे, सबसे पहले इसका पता 1750 ईस्वी में टिबेन टेलर नामक विद्वान थे, उन्होंने फिरोज शाह कोटला स्थित दिल्ली स्तंभ के लेख के रूप में लगाया। उन्होंने सबसे पहले उसको देखा और इसके रूप में उसकी पहचान की। अभिलेख का सबसे पहले पता लगाया था टिबेन टेलर ने। 1750 ईस्वी महत्वपूर्ण डेट है। और जो अशोक के जो अभिलेख थे उनको सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिसेप नामक विद्वान ने पढ़ा। जिसमें लिखा हुआ था उसको, जो सबसे पहले जो लिखा हुआ था उसको पढ़ा जेम्स प्रिसेप ने। क्या लिखा है उसके बारे में उन्होंने मालूम किया, उस लिपि को पढ़ा उन्होंने। अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त भाषाएं कौन कौन सी थी? उसमें प्रयुक्त भाषा थी प्राकृत, यूनानी और आर्मिक। 3 भाषाएं थी, प्राकृत भारतीय, यूनानी, आर्मिक विदेशी भाषाएं थी। इसमें लिखे हुए अभिलेख थे ये। अशोक के जो अभिलेख थे उसमें लेकिन लिपियाँ थी ब्राह्मिक, खरोष्ठी, यूनानी, आर्माइक। मैं इन लिपियों के बारे में आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ, एक बार इसको ध्यान सुनना। ब्राह्मी लिपि जो होती है वो भारत की लिपि है, भारत की मानी जाती है। और ब्राह्मी लिपि जो लिखी जाती है बाएं से दाएं, जो हम लिखते हैं वो लिपि ब्राह्मी है, बाएं से दाएं लिखी जाती है। खरोष्ठी लिपि होती है जो दाएं से बाएं, उर्दू भाषा दाएं से बाएं लिखी जाती है, आप समझ लो। तो ये खरोष्ठी लिपि है। यूनानी अरामाइक लिपि है, ये लिपि विदेशी लिपि है। इसके अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण जो अभिलेख था वो एक द्विभाषी अभिलेख था, वो याद रखना उसको। उस अभिलेख का नाम है सारेकुंदा। सारेकुंदा या सारेकुंजा, ये अफगानिस्तान से प्राप्त हुआ था। ये द्विभाषी का अभिलेख है, याद रखना। सम्राट अशोक का द्विभाषी का अभिलेख कौन सा है? सारेकुंदा। 2 भाषाओं में लिखा हुआ है ये। और इसके अलावा उनका एक अभिलेख था काबुल नदी के किनारे जलालाबाद के पास मिला था, लंगमान शिलालेख। ये अरामाई लिपि का महत्वपूर्ण शिलालेख है। लंगमान अभिलेख था, वो अरामाई लिपि में लिखा हुआ महत्वपूर्ण अभिलेख है। तो ये लिपि मैंने आपको बताई, यह समझने की बात है। और भारत में जो अभिलेख थे अशोक के, उनकी जो भाषा थी प्राकृत और लिपि ब्राह्मी लिपि थी। भारत में जो लिखे गए अभिलेख थे उनकी भाषा प्राकृत और लिपि थी उनकी ब्राह्मी। पाकिस्तान से जो अभिलेख प्राप्त हुए उनकी भाषा तो प्राकृत थी और लिपि खरोष्ठी लिपि में लिखे हुए थे। ये सामने लिपि का चित्र दे रखा है, यह है खरोष्ठी लिपि। और इसके अलावा जो तक्षशिला और अफगानिस्तान से जो अभिलेख प्राप्त हुए अशोक के, वो आरामाइक और यूनानी लिपि में, भाषा और लिपि में लिखे हुए थे। अब देखते हैं अशोक के जो अभिलेख थे कितने प्रकार के अभिलेख थे, उन्होंने कितने प्रकार के अभिलेख लिखे थे। उन्होंने 5 प्रकार के अभिलेख लिखवाए थे जो अलग अलग देख। सबसे पहले आएगा वृद्ध शिलालेख। वृद्ध शिलालेख, उसके बाद सेकंड नंबर में लिखे थे लघु शिलालेख थे, और स्तंभ लेख, और नेक्स्ट लघु स्तंभ लेख, और गुहा या गुफा लेख। तो 5 प्रकार के उसने अभिलेख लिखे थे अशोक, सम्राट अशोक ने। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे वृद्ध शिलालेख का। जो वृद्ध शिलालेख थे ये 14 विभिन्न लेखों के समूह थे। 14 थे कंप्लीट, 14 समूह थे जो 8 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। जो 8 स्थान महत्वपूर्ण स्थान कौन कौन से देखिए। शाहबाजगढ़ी व मनसेहरा, ये पाकिस्तान के अंदर है, वहाँ से अभिलेख मिले। कालसी उत्तराखंड से अभिलेख मिला। गिरनार गुजरात के अंदर है। धौली जोगड़ उड़ीसा, एरागुंडी आंध्र प्रदेश एवं सोपारा महाराष्ट्र, यहाँ से इन 8 स्थानों से अशोक के ये 14 वृद्ध शिलालेख प्राप्त हुए हैं। अब इनमें क्या लिखा है, क्या बताया गया है, वो हम देखते हैं। सबसे पहले लेकिन प्रथम वृद्ध शिलालेख, इसमें पशु हत्या पर प्रतिबंध की बात की गई है। प्राचीन भारत के अंदर यज्ञ कार्यों के लिए, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक काल के समय, उसके बाद जो शासन था मगध के अंदर, उस समय पशु हत्या, यज्ञ के लिए पशु हत्या की जाती थी। अशोक ने पशु हत्या पर प्रतिबंध की बात कही गई, पशु हत्या गलत है, ये बात उन्होंने प्रथम वृद्ध शिलालेख में कही थी। समझना इस चीज़ को। उनका जो दूसरा वृद्ध शिलालेख था उसमें उन्होंने क्या लिखा था, क्या बताया उसमें? समाज कल्याण संबंधित कार्य का उल्लेख किया, जिसमें चिकित्सा के बारे में ज़्यादा बताया। चिकित्सा सुविधा जनता को, जो जनता के लिए चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होए, और
निर्माण कार्यों की कुआं खोदना, वृक्षारोपण आदि कार्यों का उल्लेख इसमें मिलता है। समाज कल्याण संबंधी जो बातें लिखी है वो दूसरे बृहद शिलालेख में लिखी हुई है। जिनका तीसरा बृहद शिलालेख था उसमें लिखा है लोगों में धर्म की शिक्षा देने के लिए युक्त राज्यों को प्रादेशिक जो अधिकारी होते हैं शासन के अंदर, जैसे महत्वपूर्ण अधिकारी 5 वर्षों में साम्राज्य का, जिसमें प्रांत, ग्राम, नगर सब में दौरा करेंगे 5 वर्षों में लोगों को धर्म के बारे में शिक्षा देने के लिए, हर 5 साल में वो दौरा करेंगे। ये उसके अंदर लिखा गया है, तीसरे नंबर के बृहद शिलालेख के अंदर बताया गया है। इसको धम्म यात्रा बोल सकते हैं, धर्म की शिक्षा देने के लिए। चौथा अभिलेख या शिलालेख क्या है? धम्म नीति से संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किए गए हैं। इसमें ब्राह्मणों श्रमणों के प्रति आदर बताया गया है। जो चौथा अभिलेख शिलालेख है इनका चौथा, उसमें धम्म नीति, मैंने आपको धर्म के बारे में पूरा बताया था पहले वाले वीडियो में। उसके अंदर नैतिक नियम, कर्तव्य सब कुछ आ गया उसमें, अहिंसा नहीं करना है, इन सब बातों का उसमें उल्लेख है। और इसमें बताया गया कि संबंधित महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किए गए हैं, हमें पालन करना। ब्राह्मण और श्रमण जो लोग होते हैं, भिक्षु लोग होते हैं, उनके आदर करने की बात अपनी प्रजा में उनके आदर करना चाहिए, ये बातें उसमें बताई गई है शिलालेख के अंदर, चौथे शिलालेख में। जो पांचवा शिलालेख है, इस अभिलेख में अशोक के राज्यारोहण के 13वें वर्ष, जब उनका राज्यारोहण किया 13वें वर्ष में धम्म महामात्र की नियुक्ति की गई, यानी धर्म के लिए एक धार्मिक अधिकारी, उसका नाम धम्म महामात्र की नियुक्ति, अलग से धार्मिक विभाग बनाया गया, उसमें एक अधिकारी नियुक्त किया गया था, धम्म महामात्र की नियुक्ति की उन्होंने, धार्मिक अधिकारी बनाया। तो ये था उन्होंने पांचवा शिलालेख। तो ये महत्वपूर्ण बात बताई गई कि धर्म के लिए एक अधिकारी को नियुक्त किया था, धर्म के विकास के लिए, जनता में धर्म के प्रचार के लिए। छठा शिलालेख है, इसमें धम्म महामात्र के लिए आदेश जारी किया गया है कि वो राजा के पास किसी समय सूचना प्रेषित कर सकता है। जो धार्मिक अधिकारी था धम्म महामात्र, उसके लिए उसमें लिखा हुआ है, आदेश दिया गया है कि वो कभी भी शासन राजा से मिल सकता था, धर्म के बारे में सलाह लेने के लिए, धार्मिक कार्य के लिए वो कभी भी राजा के पास जा सकता था, उसका कोई समय सीमा नहीं थी, कभी भी सूचना दे सकता था। सातवां शिलालेख था, इसमें धर्म का स्पष्ट स्वरूप बताते हुए सभी संप्रदायों के लिए सहिष्णुता की बात की गई। ये धर्म का स्पष्ट स्वरूप बताया गया, इसमें धर्म के बारे में बताया क्या होता है धर्म, और संप्रदाय, अलग अलग संप्रदाय में सहिष्णुता, मिलजुल के रहने की बात की गई है। ये 7वें उसके शिलालेख में वर्णित किया गया है। जो उनका 8वां शिलालेख है, उसमें सम्राट अशोक द्वारा आखेटन का त्याग था, उसके साथ धम्म यात्रा की बात की गई है, यानी राजा को शिकार के बजाय धार्मिक यात्रा करनी चाहिए, धर्म की यात्रा करे, वो शिकार करने नहीं जाए, आखेटन नहीं करे, ये बात उन्होंने 8वें शिलालेख में बताई है। उनका जो 9वां शिलालेख है, उसमें उन्होंने सम्राट अशोक ने अधिक खर्चीले समारोह जैसे जन्म, विवाह आदि के राज्य समारोह की निंदा करता है कि अनावश्यक खर्चे को वो बंद करना चाहता है कि कोई भी अनावश्यक खर्च नहीं करे, अनावश्यक खर्चे के बजाय किसी कल्याणकारी कार्य के लिए पैसे खर्च कर सकते हैं, तो अनावश्यक खर्चे की वो निंदा करता है। 10वां शिलालेख, उसमें ख्याति गौरव की निंदा, कि व्यक्ति को ख्याति गौरव प्राप्त करने की इतनी इच्छा नहीं करनी चाहिए, जन कल्याणकारी कार्य करने चाहिए, अपनी ख्याति गौरव के लिए कार्य नहीं करना चाहिए, उसको उनकी वो निंदा करता है। इनका जो 11वां शिलालेख है, उसमें धम्म नीति की व्याख्या की है। धम्म नीति मैंने आपको बताया, धम्म के बारे में जो नियम है वो सारी चीज़ें आ गई इसके अंदर, सब बातें आ गई इसके अंदर। तो ये धम्म की नीति की व्याख्या करता है 11वां शिलालेख। 12वां शिलालेख अशोक का है। इस शिलालेख में विभिन्न संप्रदायों के मध्य सहिष्णुता पर बल दिया गया है। सभी संप्रदायों में आपस में सहिष्णुता होनी चाहिए, एक दूसरे संप्रदाय क्या आदर करे, वो सहिष्णुता मतलब आदर करे, हर संप्रदाय का आदर करना सीखे, तथा सर्वधर्म समभाव की, सभी धर्मों में समान भावना रखे। ये बात उन्होंने 12वें जो शिलालेख था व्रत, उसमें बताई अशोक ने। इसके बाद में सबसे जो महत्वपूर्ण शिलालेख है उनका 13वां शिलालेख है, जो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इसमें इस अभिलेख में कलिंग विजय और हृदय परिवर्तन, सम्राट अशोक की तरह कलिंग में विजय प्राप्त करना, और विजय प्राप्त करने के बाद उनका दुखी होना और उन्हें हृदय परिवर्तन हो जाना, बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेना, इन सब बातों का उसमें उल्लेख किया गया है। और इसमें यह कहा गया कि युद्ध के बदले उनका हृदय परिवर्तन होने के बाद वो कहते हैं कि युद्ध विजय के बदले धर्म विजय बल दिया उन्होंने। तो अभिलेख का सबसे इस अभिलेख में अशोक की विदेश नीति पर प्रकाश पड़ता है। और विदेश नीति में क्या बताया था उन्होंने, नई विदेश नीति क्या बनाई थी, जीव और जीने दो की, यानी जीव और जीने दो की नीति उन्होंने बताई थी। तो सबसे महत्वपूर्ण शिलालेख माना जाता है सम्राट अशोक का। इन सभी शिलालेखों को आपको ध्यान में रखना है, सभी को तैयारी करने वाले सभी को।
क्योंकि इनमें से कुछ भी चीज़ें एग्जामिनर पूछ सकता है, किसी भी अभिलेख से वो पूछा जा सकता है, तो आपको इनको बार बार पढ़ना है, बार बार सुनना है। जो 14 शिलालेख इतना महत्वपूर्ण नहीं है, इसके अंदर जो गलतियाँ है, जो गलतियाँ थी किसी भी लिखी हुई जो व्याख्या में गलतियाँ कमी है, उसका केवल इसमें गलतियों का उल्लेख किया गया, क्या कमी रहेगी वो बताया गया है। इसके अलावा उन्होंने दो पृथक प्रज्ञापन भी दिए थे, दो पृथक कलिंग प्रज्ञापन, ये दो स्थानों से प्राप्त हुए थे। उड़ीसा के धौली व जोगढ़ स्थानों से प्रज्ञापन मिले हैं। अन्य बातों के अलावा, इसमें अन्य बातों के अलावा कुछ अन्य बातें के अलावा क्या बताया गया है, राज्य के प्रदेशों की शासन नीति विषय में, कलिंग राज्य के प्रति जब कलिंग में विजय प्राप्त करने के बाद में अशोक ने क्या कौन सी नीति अपनाई उसके बारे में इसमें बताया गया है। कलिंग के अंदर जैसे वो नरसंहार हुआ, उसको विजय प्राप्त करने के बाद में सम्राट अशोक ने वहाँ पे कौन सी शासन नीति स्थापित की उसके बारे में बताया गया। और कलिंग के नगर व्यवहारिकों को, जो न्याय अधिकारी होते थे, वो न्याय के मामलों में उदार या निष्पक्ष होने का आदेश देता है। वो कहता है कि जो न्याय का अधिकारी वो निष्पक्ष होना चाहिए, न्याय के मामले निष्पक्ष होना चाहिए। और अशोक पृथक इस अभिलेख में कहता है कि सारी प्रजा मेरी संतान है। तो ये बात भी उसमें, ये प्रज्ञापन में दो बातें बताई गई है, ये आपको याद रखना है। पृथक कलिंग प्रज्ञापन में क्या बताया उन्होंने, कलिंग राज्य की शासन नीति के बारे में, और समस्त प्रजा मेरी संतान है, इसके बारे में बताया उन्होंने। अब लघु शिलालेख देखते हैं उसके। तो लघु शिलालेख जो अशोक के थे वो हमारे को इन स्थानों से प्राप्त है। उत्तर प्रदेश से अहरोरा, रतनपुरवा, घुरियोतो, ये 3 लघु शिलालेख प्राप्त हुए हैं। बिहार के अंदर सासाराम से प्राप्त हुए हैं। और मध्य प्रदेश में पनगुड़िया, गुजरा, रोपनाथ और बुधनी ये प्राप्त हुए हैं। राजस्थान में भाबरू बैराट, राजस्थान में जो अभिलेख प्राप्त हुआ उसका नाम है भाबरू बैराट से प्राप्त हुआ है। आंध्र प्रदेश के अंदर एरागुंडी, राजमल मंडगिरी, कर्नाटक से मास्की, ब्रह्मगिरी, गोविंद मठ, सिद्धपुर, जटिक रामेश्वर, पाल की गुंडू, उदयगोलम, नेटोर और सन्नति, ये जो लघु शिलालेख इन स्थानों से प्राप्त हुए हैं, इनमें भी अशोक की नीतियों के बारे में सारा बताया गया है। अब देखते हैं उनके स्तंभ लेख कौन कौन से थे महत्वपूर्ण। इन लेखों की संख्या 7 थी और ये 7 स्थानों से प्राप्त हुए थे। ये 6 स्थानों से प्राप्त हुए थे। ये स्तंभ लेखों की संख्या कितनी थी 7, और 6 स्थानों में प्राप्त हुए। दिल्ली के अंदर दिल्ली टोपरा और दिल्ली मेरठ, ये 2 है, दिल्ली टोपरा और दिल्ली मेरठ। इनको दिल्ली टोपरा से फिरोज तुगलक, टोपरा से दिल्ली लाए फिरोज तुगलक, और मेरठ से इनको दिल्ली में स्थापित करने का कार्य भी फिरोज तुगलक ने किया था। इसका जो वर्णन मिलता है, इतिहासकार समझे सिराज ने इसके बारे में बताया है। जब दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ फिरोज तुगलक के समय दिल्ली लाए गए थे। अब आता है इसके अलावा लोरिया अरेराज बिहार में, लोरिया नंदनगढ़ बिहार के अंदर है, और रामपुरवा बिहार में है। प्रयाग इलाहाबाद ये मूलतः कौशाम्बी में था। ये प्रयाग इलाहाबाद स्तंभ लेखक कहाँ था, कौशाम्बी में था। इसे सम्राट अकबर ने प्रयाग में स्थानांतरित किया था। तो ये स्तंभ लेख 7 थे, संख्या 6 स्थानों मिले। तो ये महत्वपूर्ण ये चीज़ें पूछी जा सकती है एग्जाम में कि दिल्ली टोपरा मेरठ जो शिलालेख थे उनको दिल्ली लाने का कार्य किसने किया, और किस इतिहासकार ने इसके बारे में बताया, और कौशाम्बी अभिलेख को प्रयाग लाने का कार्य किस शासक ने किया था। तो ये बातें इसमें पूछी जा सकती है। अब आएगा लघु स्तंभ लेख। लघु स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं आपके सांची, सारनाथ, कौशाम्बी, निगली सागर, निगली नेपाल, रूमंदेई नेपाल। इन स्तंभों पर क्या लिखा है, राज के घोषणा खुदी हुई है। राज की जो घोषणा होती थी, राजाओं की घोषणा होती थी, शासन घोषणा होती थी, किसी भी कानून के बारे में जो भी कोई नियम बनाया जाता था वो घोषणाएं उसमें खुदी होती थी। समझने की बात है, राज के घोषणाएं किस में लिखी होती थी, सम्राट अशोक समय लघु स्तंभ लेखों के अंदर लिखी होती थी। कौशाम्बी के लघु स्तंभ में अशोक महामात्रों का आदेश देता है। उसमें क्या लिखा, कौशाम्बी का जो लघु स्तंभ है वो महत्वपूर्ण है। अशोक महामात्रों का आदेश देता है कि संघभेद को रोके, यानी भेद को, एक दूसरे के जो फूट डालने वाले नियम अलग करने की बात को रोके, ये बात संघभेद को रोके। इसी स्तंभ लेख में अशोक की रानी का कारुबा की, यानी तीवर की माँ, उसके द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख मिलता है। उसमें वह रानी दान देती थी, उसका उल्लेख इस अभिलेख में लिखा हुआ है। तो इस अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कौन सा अभिलेख रानी का अभिलेख कहलाया जाता है, तो वो आएगा आपके कौशाम्बी लघु स्तंभ लेख, जिसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है।
जो रोमनदेह अभिलेख में अशोक काल की कर और अपना प्रकाश डालता है, अशोक ने जो कर लगाए, कौन कौन से कर लगाए, किस प्रकार कर लगाए, वो सारी बातें इसमें बताई गई है रोमनदेह अभिलेख में। यह अशोक के काल के 20वें वर्ष का है। अशोक काल के 20वें वर्ष में ये अभिलेख लिखा गया था। अब आता गुहा लेख। क्या गुफा लेख? गुहा लेख जो लेख गुफाओं में लिखे होते थे उन्हें गुहा लेख कहते हैं। तो अशोक के समय जो बाराबर की गुफाओं में लिखे गए थे लेख, और दशरथ के समय जो उनके वंशज थे उन्होंने नागार्जुन पर्वत गुफा में कुछ लेख उत्कीर्ण करवाए थे, तो ये गुहा लेख कहलाते हैं। अब आएगा मौर्य प्रशासन कैसा था। मौर्य प्रशासन के बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो मौर्य प्रशासन किस प्रकार का था। मौर्य काल में भारत में पहली बार केंद्रीकृत शासन व्यवस्था स्थापना की। केंद्रीकृत शासन, एक ही जगह शासन की शक्ति केंद्रित होना, सत्ता का केंद्रीकृत राजा में होते हुए भी, सत्ता का केंद्रीकृत किस में था? राजा में, मगर फिर भी वो निरंकुश नहीं होता था। राजा केंद्रीकृत सत्ता का सबसे महत्वपूर्ण होता था, सारी सत्ता राजा के हाथ में होती थी, मगर फिर भी निरंकुश नहीं होता था। कौटिल्य ने राज्य के 7 अंग निर्दिष्ट किए हैं, वो थे राज्य, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, सेना और मित्र। इन्हें सप्तांग सिद्धांत बोलते हैं कौटिल्य का। इन्हें क्या बोलते हैं? सप्तांग सिद्धांत भी बोलते हैं राज्य का। राजा द्वारा मुख्यमंत्री और पुरोहित की नियुक्ति किसके? उनके चरित्र की बड़ी जांच की बात की जाती है। जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी होते थे शासन में, मुख्यमंत्री व पुरोहित, वो महत्वपूर्ण माने जाते थे। उनकी नियुक्ति उनके चरित्र की जांच करने के बाद में की जाती थी, और इस क्रिया को उपदा परीक्षण कहा जाता था। उपदा परीक्षण क्या होता था? मुख्यमंत्री व पुरोहित की नियुक्ति के लिए जो जांच की जाती थी उसे हम क्या कहते थे? उपदा परीक्षण कहा जाता था। ये समझने की बात है। केंद्रीय प्रशासन अर्थशास्त्र में 18 विभागों का उल्लेख है। जो केंद्रीय प्रशासन कितने विभाग थे? उसमें 18 विभाग है। उन्हें तीर्थ कहा गया है। जो 18 विभाग है उनको वो क्या कहते थे उस समय? केंद्रीय मौर्य काल में केंद्रीय प्रशासन में तीर्थ। जो तीर्थ के अध्यक्ष को क्या कहा गया था? महामात्र या महामात्य। तीर्थ के अध्यक्ष को क्या कहा गया? महामात्र या महामात्य, ये बताया गया इसमें। और इसके अलावा जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण तीर्थ थे वो मंत्री, पुरोहित, सेनापति और युवराज होते थे। मंत्री, पुरोहित, सेनापति और युवराज ही महत्वपूर्ण तीर्थ माने जाते थे। अब हम 18 तीर्थों का अध्ययन करते हैं। 18 तीर्थ कौन कौन सी सारणी से आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो 18 तीर्थों में आप देखिए, सबसे पहले आता है आपके मंत्री, जो महामात्य मंत्री प्रधान कौन था? मंत्री, पुरोहित। विभाग, इसमें होता था प्रधानमंत्री, विभाग है प्रधानमंत्री। और इसके बाद सन्निधाता, ये होता था राजकीय कोषाध्यक्ष। सन्निधाता कौन होता था? राजकीय कोषाध्यक्ष होता था सन्निधाता। तीसरे नंबर पर जो महत्वपूर्ण पद था युवराज। युवराज होता राजा का उत्तराधिकारी, वो युवराज होता था। फिर आता आपके व्यवहारिक नाम का जो प्रधान महामात्य होता था, नगर का प्रमुख न्यायाधीश, वो क्या कहलाता था? व्यवहारिक। नगर का प्रमुख न्यायाधीश व्यवहारिक कहलाता था। इसके बाद में आपका मंत्री परिषदाध्यक्ष, यानी परिषद का अध्यक्ष। जो मंत्री परिषद होती थी उसका अध्यक्ष क्या कहलाता? मंत्री परिषदाध्यक्ष। छठे नंबर पर जो अधिकारी था, प्रधान महामात्य था, वो था अनंतपाल। सीमावर्ती दुर्गों का अध्यक्ष, जो सीमा के अंदर दुर्ग थे, सीमा के पास दुर्ग बने हुए थे, उनका अध्यक्ष कहलाता था अनंतपाल। सातवां अंतर्वैशिक अंतपुर का प्रधान। अंतपुर होता था दुर्ग में जो राजा का जो निवास स्थान है, उसका अंतपुर का अध्यक्ष प्रधान होता था वो। आठवां जो अधिकारी था, तीर्थ था, वो था नागरिक या पौर। नगर का प्रमुख अधिकारी या कोतवाल को क्या कहते थे उस समय? नागरिक या पौर। इनका ध्यान रखना। और जो नवाधिकारी था, महामात्य था, वो द्वारिक था। द्वारिक कौन होता था? राजमहलों की देखभाल करने वाला प्रधान होता था द्वारिक। इसके बाद हम देखेंगे आगे जो 10वें नंबर का जो महामात्य था वो प्रशासता। वो प्रशासता कहलाता था। प्रशासता कौन होता था? जो राज्य समस्त विवरण सुरक्षित रखता था। जो राज्य के जो विवरण होते थे, शासन संबंधी विवरण, अक्षपटल का प्रमुख होता था वो तो वो होता था समस्त विवरण रखने का कार्य वो करता था। 11 नंबर पर जो महामात्य था समाहर्ता, वो राजस्व विभाग का प्रधान कहलाता था। जो राजस्व विभाग होता था, टैक्स विभाग का, उसका प्रधान कहलाता था समाहर्ता। 12 नंबर का महामात्य कहलाता था सेनापति। ये होता था युद्ध विभाग का मंत्री। युद्ध विभाग का सबसे बड़ा मंत्री कौन होता था? सेनापति। नंबर 13 नंबर का तीर्थ था प्रदेष्टा, फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश।
जो फौजदारी न्यायालय होता था उसका अध्यक्ष कहलाता था ये। इसके अलावा जो 14 नंबर का सेना तीर था वो सेना नायक, सेना का संचालन करने वाला। सेना नायक और सेनापति में अंतर है। सेना नायक सेना का संचालन करता था और सेनापति विभाग का मंत्री अध्यक्ष होता था, एक तरीके से अध्यक्ष था। ठीक है। अब आता दंडपाल, वो होता था पुलिस अधिकारी। महत्वपूर्ण पुलिस अधिकारी को उस समय क्या बोला जाता था? दंडपाल। फिर आएगा नेक्स्ट दुर्गपाल। दुर्गपाल कौन होता है? देश के भीतरी भाग को दुर्ग रक्षक। भीतरी भाग के जो दुर्ग थे उनके रक्षक को क्या कहा जाता था? दुर्गपाल। 17 नंबर का जो महामात्य था आर्विक, वन विभाग का प्रधान, वनों की देखभाल, वनों की जो व्यवस्था करने वाला विभाग, वन विभाग की देखभाल करने वाला प्रधान कौन होता था? आर्विक। 18 नंबर का जो महामात्य प्रधान होता था वो कहलाता था कामांतिक। उद्योगों एवं कारखानों का अध्यक्ष कहलाता था कामांतिक। ये इनके प्रमुख तीर्थ कहलाते थे। अब इसमें एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, इसके अलावा कुछ और भी मंत्री होते थे। मैं एक दो के नाम बता रहा हूँ, आप ध्यान समझने को बार बार समझना। वो द्वितीय श्रेणी के मंत्री कहलाते थे। मैंने इनका उल्लेख नहीं किया इसके अंदर, फिर भी आपको समझने के लिए एक बार देख लेना, आप समझो इसको। इसमें होते थे तकरीबन 26 अध्यक्ष कहलाते थे, अलग अलग 26। मैं इनको बता रहा हूँ, एक आप समझो ध्यान से। इसमें तो लक्षणाध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष होता था जो टकसाल का अध्यक्ष, टकसाल होती है जो सिक्के बनाने की जो होती है टकसाल, उसका अध्यक्ष कहलाता था लक्षणाध्यक्ष। इसको बार बार सुनना समझना। फिर आता था पोतवाध्यक्ष, मापतोल, जो मापतोल होते थे ना उसका अध्यक्ष कौन कहलाता था? पोतवाध्यक्ष। फिर आता है इसके बाद में शुल्काध्यक्ष, राज के धन जुर्माना लगाने का अध्यक्ष। शुल्क अध्यक्ष कौन होता था? जुर्माना लगाने वाला जो भी अधिकारी होता था वो। इसके बाद आएगा आपके शीताध्यक्ष। शीताध्यक्ष कौन होता था? याद रखना इन चीज़ों को भी आप बार बार। ये राज के कृषि विभाग अध्यक्ष, जो सरकारी जमीन होती थी राज की, राजा की जमीन, उसका अध्यक्ष होता, जमीन का अध्यक्ष बुलाता था, उसका नाम क्या होता? शीताध्यक्ष। जो राज की जमीन का जो भूमि है उसका अध्यक्ष क्या कहलाता था? शीताध्यक्ष। इसके बाद में आपके आता है आग्राध्यक्ष, खानों का अध्यक्ष, जो खाने होती थी, खनन कार्य किया जाता था खानों में, उनका अध्यक्ष होता था। फिर इसके बाद आता आपके विवादीय अध्यक्ष, विविधाध्यक्ष होता, तरागाव का अध्यक्ष, जब तरागाह होती थी जमीन का उस जगह का अध्यक्ष कौन होता था? विपिताध्यक्ष। फिर पण्याध्यक्ष, व्यापार वाणिज्य अध्यक्ष क्या कहलाता? पण्याध्यक्ष। याद रखना, व्यापारिक कार्यों का अध्यक्ष क्या क्या नाम था? पण्याध्यक्ष, पण्याध्यक्ष कहलाता था वो। इसके बाद आता था महत्वपूर्ण सुनाध्यक्ष, बूचड़खाने का अध्यक्ष। फिर आता था आपके मुद्राध्यक्ष, पासपोर्ट विभाग, महामात्र संत। तो इस प्रकार ये अलग अलग 6 और होते थे, इतने महत्वपूर्ण नहीं है। फिर मैंने आपको एक दो बोले, इसको बार बार सुनना समझना। तो ये भी इसके होते थे। हम देखते हैं प्रांतीय प्रशासन। तो उस समय प्रांतों की संख्या केवल 5 प्रांत, मौर्य साम्राज्य में 5 प्रांतों में विभाजित था। मौर्य साम्राज्य 5 प्रांत मौर्य साम्राज्य में विभाजित था। वो प्रांत, तो प्रांतों का जो अध्यक्ष होता था प्रांतपति, कुमार अथवा आर्यपुत्र कहे जाते थे, जो युवराज होते थे। उनके कार्य में सहायता में मंत्रणा के लिए मंत्रिपरिषद होती थी, परंतु इस मंत्रिपरिषद को अनेक विवेकजन शक्ति प्राप्त थी। प्रांतपति, कुमार अथवा आर्यपुत्र के नाम जाने जाता था इसका अध्यक्ष, और इसकी सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होती थी जिसके पास अनेक शक्तियाँ होती थी विवेकाधीन। अपनी विवेक से, बुद्धि से वो इनका प्रयोग कर सकते थे। प्रत्येक प्रांत जनपदों में विभक्त था। हर प्रांत किसमें बटा हुआ था? जनपदों में। जनपद क्या होता था? 800 गाँवों का एक जनपद होता था। 800 गाँवों से एक जनपद बनता था। समझ में आ रही मेरी बात? तो जनपद से क्या बनते थे? प्रांत। तो 800 गाँवों से एक जनपद होता था, और 400 ग्रामों की इकाई से स्थानीय होता था। उससे छोटा जो होता था स्थानीय कहलाता था। जनपद से छोटा जो होता था 400 गाँव, 800 गाँव का 400 गाँव का जो इकाई होती थी क्या कहलाती? स्थानीय। और 200 गाँवों की इकाई को क्या कहते? खावराटेक। 200 गाँवों से बनते थे खावराटेक, और 100 ग्रामों की इकाई को संग्रहण कहा जाता था। तो इस प्रकार ये बटा हुआ था प्रांतीय प्रशासन। इस प्रकार 1800 गाँवों से जनपद, जनपदों से क्या बनता था? प्रांत। और प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या होती थी उस समय? ग्राम थी। सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी प्रशासन की सबसे छोटी इकाई। अब मौर्यकालीन जो प्रांत, मैं तो प्रांत कौन कौन से थे वो 5 प्रांत में आपको बता रहा हूँ। 5 प्रांत याद रखना। कौन कौन से 5 प्रांत थे? उत्तरापथ नंबर 1 था, उत्तरापथ। इसकी राजधानी तक्षशिला। उत्तरापथ जो प्रांत था उसकी राजधानी थी तक्षशिला। फिर है अवंती राष्ट्र, राजधानी थी इसकी उज्जैनी। कलिंग, कलिंग की राजधानी क्या थी? तोसली। फिर आएगा दक्षिणापथ,
दक्षिणापन जो प्रांत था उसकी राजधानी स्वर्णगिरी, और मध्य प्रदेश का जो प्रांत था, मध्य प्रदेश या प्राची या प्रासी, उसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। तो इस प्रकार ये 5 प्रांत थे उस समय, ये आपको याद रखना, 5 प्रांतों का नाम ये आपको याद रखना है। इसके बाद आपके ग्राम प्रशासन की बात करते हैं, तो उसका अध्यक्ष कौन होता था ग्राम प्रशासन का? ग्रामणी। जो ग्राम प्रशासन होता था उसका अध्यक्ष कौन होता था? ग्रामणी। ग्राम सभा के कार्यालय का कार्य गोप नामक कर्मचारी किया करते थे। जो ग्राम सभा होती थी उसका कार्य कौन करता था? गोप नामक कर्मचारी। गोप नामक अधिकारी जनगणना कार्य से भी संबंध था। तो गांव का प्रशासन का अध्यक्ष ग्रामीण। तो गांव होते थे, ये मैंने बताया, इसमें ये होती थी गांव की स्थिति। अब देखिए नगर प्रशासन किस तरह बटा हुआ था, उसमें नगर प्रशासन क्या था, उसमें किस तरह से बटा हुआ था। नगर प्रशासन प्रधान कौन होता? नगरक। नगर का जो प्रधान कौन कहलाता था? नगरक। मैंने गांव का ग्रामीण विकास नगर का कौन होता? नगरक। तो नगर की सहायता मंत्रालय समाहर्ता और प्रादेशिक नामक अधिकारी भी होता था। नगर प्रधान होता था, उनकी सहायता के लिए 2 अधिकारी और थे, समाहर्ता व प्रादेशिक नामक अधिकारी, और अधिकारी भी होते थे 2, मैंने बताया आपको। तो उनकी सहायता के लिए मंत्रालय होते थे। मैगजीन की इंडिका में विस्तार से पाटलिपुत्र नगर की प्रशासन की चर्चा की गई है। इंडिका के अंदर लिखा हुआ है पाटलिपुत्र जो नगर था उसी प्रशासन के बारे में मैगजीन की इंडिका में विस्तार से बताया गया है। मैगजीन ने पाटलिपुत्र में 6 प्रशासनिक समितियों का वर्णन किया। ये 6 प्रशासनिक समितियाँ होती थी उस समय। 6 प्रशासनिक समितियाँ कौन कौन सी थी? मैं 6 प्रशासनिक समितियों की आपको एक बात बताना चाहूँगा। वो प्रशासनिक समितियाँ थी, इसमें आपके आएगी शिल्पकला समिति, वैदेशिक समिति, याद रखना इनको, शिल्पकला समिति, वैदेशिक समिति, जनसंख्या समिति, उद्योग समिति, व्यापार वाणिज्य समिति और कर समिति। ये 6 समितियाँ होती थी उसमें नगरों के अंदर। तो ये आपको याद रखना, बार बार देखना इसको। ये 6 समितियाँ नगर प्रशासन के अधीन कार्य करती थी। इसके जो कार्य किसके अधीन? नगर प्रशासन के अधीन रहता था ये। और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। और हर समिति में कितने सदस्य होते थे? 6 समितियों में 5। तो कुल मिला के कितने सदस्य होते थे नगर प्रशासन में? 30। तो 30 सदस्य नगर प्रशासन संचालित किया जाता था। अध्यक्ष कौन था? नगरक। और सदस्य कुल मिला कितने होते थे? 30। तो ये नगरीय प्रशासन इस तरह का होता था मौर्य काल में। अब देखते न्याय व्यवस्था किस प्रकार की उस समय, न्याय किस प्रकार का था उस समय। मौर्य काल में सबसे छोटा न्यायालय ग्राम सभा होती थी। सबसे छोटा जो न्यायालय क्या कहलाता था? ग्राम सभा। इसके उसके ऊपर संग्रहण, द्रोणमुख और जनपदीय न्यायालय होते थे। ग्राम सभा के ऊपर होते थे संग्रहण, द्रोणमुख और जनपदीय न्यायालय होते थे। राजा स्वयं न्याय की सर्वोच्च संस्था था। सबसे बड़ा न्याय का जो अधिकारी कौन होता था? राजा। सबसे बड़ा जो न्यायाधीश कौन माना जाता था? राजा। मौर्य काल में 2 प्रकार के न्यायालय होते थे। 2 प्रकार के न्यायालयों का वर्णन किया गया है, याद रखना उनको। धर्मस्थीय, एक है धर्मस्थीय, दूसरा है कंटक शोधन। धर्मस्थीय क्या होता था? ये दीवानी न्यायालय थे। ये लोगों के पारस्परिक मामले सुनते थे। उदाहरण के लिए चोरी, डाके, मारपीट इत्यादि लड़ाई झगड़े संबंधित मामले होते थे। इस न्यायालय का प्रमुख न्यायाधीश कौन होता था? व्यवहारिक। याद रखना, जो धर्मस्थीय दीवानी न्यायालय का प्रमुख कौन होता था? व्यवहारिक दीवानी न्यायालय होता था ये। फिर आता कंटक शोधन न्यायालय। कंटक शोधन क्या होता था? ये फौजदारी न्यायालय थे। ये राज्य तथा व्यक्ति के मध्य, राज्य और व्यक्ति के मध्य जो राजस्व संबंधी मामले होते थे उससे संबंधित होता, जमीन से संबंधित, भूमि संबंधित मामला होता था, वो किस में आएगा? फौजदारी न्यायालय में। और मुख्य न्यायाधीश कौन होता था? इसका प्रदेष्टा होता था। मुख्य न्यायाधीश कौन होता था? प्रदेष्टा होता था। अब सुनो, अब जैसे मौर्यकालीन दंड व्यवस्था कैसी थी इसके बारे में आपको बताऊंगा। कठोर थी। किस प्रकार दंड दिया जाता था? उसमें जल के द्वारा, अग्नि के द्वारा तथा विष के द्वारा, इन 3 चीज़ों से सजा दी जाती थी, परीक्षा ली जाती थी। तो ये 3 तरीके से अपराधी को दंड दिया जाता था। जल से दंड, अग्नि से और विष के द्वारा। और मैगजीन क्या कहता था? मौर्य काल में अपराध होते ही नहीं थे, क्योंकि न्याय व्यवस्था बहुत ही कठोर थी। तो उस समय लोग ये आते कि उस समय घरों में ताले नहीं लगाते। इंडिका में लिखा है कि मौर्य युग में लोग अपने घरों में ताले नहीं लगाते थे। अपराधी अपराध करने से डरता था। मैंने 3 तरीके बताए सजा देने के। जल के द्वारा सजा, उसके अग्नि के द्वारा सजा और विष के द्वारा। विष भी दे दिया जाता था, पानी में डुबो देना और अग्नि में जला देना, इस प्रकार सजा दी जाती थी। ठीक है। अब देखिए आगे इसके बाद में गुप्तचर व्यवस्था क्या होती थी। गुप्तचर तुम सभी जानते हो, जासूस जो भी तो गुप्तचर होता है, वो राज्य के लिए गुप्तचर होना बहुत आवश्यक है।
मौर्य काल में विवाह की प्रथा का महत्व कितने रहता था। गुप्तचर व्यवस्था बहुत ही सुदृढ़ थी। एक विभागीय था ये, उसमें जो अलग से अमात्य प्रधान होता था उसे महामात्य सर्प कहा गया है, याद रखना। गुप्तचर विभाग का जो अध्यक्ष होता था वो कहलाता महामात्य सर्प कहा जाता था। गुप्तचरों का अर्थशास्त्र में कोटले के अर्थशास्त्र में क्या कहा गया, गूढ़ पुरुष। गूढ़ पुरुष का मतलब जानते बहुत ही चतुर व्यक्ति होना, गूढ़ बहुत बुद्धिमान होना बताया गया है। अर्थशास्त्र में दो प्रकार के गुप्तचरों का उल्लेख है। कौन कौन से गुप्तचर होते थे, संस्था, संचरा, संचार। संस्था नाम के जो गुप्तचर होते थे वो एक ही स्थान पर रहते थे जहाँ रह रहे हैं वहीं पे, और वहीं लोग संस्थाओं को संगठित करके वो कार्य करते थे। एक ही स्थान पर रहने वाले होते थे, वो वहीं से सूचनाएं प्राप्त करना, वहीं से जानकारी प्राप्त करना उनका कार्य था। और संचरा या संचार गुप्तचर कौन होते थे, जो एक ही स्थान से दूसरे स्थान में भ्रमण करते रहते थे, यहाँ से वहाँ, इस प्रांत से उस प्रांत में, यहाँ जाके अपने भ्रमण करके कार्य करते थे, संचार नाम के गुप्तचर। तो ये गुप्तचर व्यवस्था थी मौर्य काल की। अब उनके समाज की बात करते हैं, मौर्यकालीन समाज की हम बातें करते हैं तो महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा मैं इसमें। सबसे पहले हम देखते हैं उसमें मौर्यकालीन समाज किस प्रकार का था। तो सामाजिक जीवन में इतना समझने की आवश्यकता नहीं है। मौर्य काल में वर्ण कठोर होकर जाति के रूप में मतलब कहते धर्म था। मौर्य काल में संयुक्त परिवार प्रथा थी। 8 प्रकार के विवाह होते थे, अनुलोम प्रतिलोम विवाह भी होते थे, आपको मैंने बताया था उसमें बौद्ध काल में अनुलोम प्रतिलोम विवाह बताए थे। और इसके अलावा लोग मितव्यय उच्च नैतिक आचरण वाले होते थे। और क्या काम, उस समय दास प्रथा का उल्लेख नहीं मिलता, दास प्रथा नहीं थी, आपको समझना है। तो इतना महत्वपूर्ण नहीं है एग्जाम में सामाजिक जीवन, तो मैंने इसमें आपको ऐसे ही बताया। उस समय 7 वर्ग होते थे समाज में। सामाजिक जीवन की बात करें इसको आप ऐसे समझ लो, 7 वर्ग कौन कौन से होते थे उस समय, दार्शनिक, कृषक, सैनिक। दार्शनिक नंबर 1 दार्शनिक, सेकंड कृषक, थर्ड सैनिक, और 4 पशुपालक चरवाहे, और 5 निरीक्षक, और 6 में मंत्री, और 7 में शिल्पी। इस प्रकार 7 वर्ग होते थे उस समय, ये था इस समय। और उसमें कृषि, पशुपालन, वाणिज्य मतलब कार्य था उस समय इनका। महिलाओं की स्थिति ठीक थी। आर्थिक जीवन की बात करें, महत्वपूर्ण ये है एग्जाम दृष्टि से, आर्थिक जीवन किस प्रकार था उस समय। मौर्य काल में अधिकांश जनता जीवन का प्रमुख आधार कृषि था, वो कृषि कार्य करते ज़्यादातर। इसी काल में महत्वपूर्ण व्यवसाय व्यापार भी था। कृषि के अलावा जो महत्वपूर्ण व्यवसाय क्या था, व्यापार करना, महत्वपूर्ण व्यापारिक जहाजों का निर्माण करना, ये मौर्य काल का प्रमुख उद्योग था। मौर्य काल का प्रमुख उद्योग पूछा जाए तो आपको क्या लिखना है, व्यापारिक जहाजों का निर्माण करना। अस्त्र निर्माण और जहाज निर्माण कार्य भी होता था, जिसमें राज्य का एक अधिकार था। अस्त्र निर्माण राज्य सरकार, राज्य के अधीन था। मौर्य काल में 2 प्रमुख बंदरगाह थे, 2 प्रमुख बंदरगाह मिले, वो थे पश्चिम भारत में बृहकच्छ तथा भृगुकच्छ, और पूर्वी भारत में ताम्रलिप्ति प्रमुख बंदरगाह थे उस समय मौर्य काल में। आर्थिक जीवन की बात करें तो ये 2 बंदरगाह मिले। और बंगाल क्षेत्र था, उसमें मलमल उद्योग ले प्रसिद्ध था। मलमल का उद्योग बहुत ज़्यादा पनपा हुआ था बंगाल क्षेत्र के अंदर। तो ढाका की जो मलमल सबसे प्रसिद्ध थी। मौर्य काल में सिक्कों का प्रचलन भी हो चुका था, सिक्के चल चुके थे। तो चांदी के सिक्कों को क्या कहा गया था उसमें, कांसापर्ण, याद रखना। जो चांदी के सिक्के होते थे उन्हें क्या कहते थे, कांसापर्ण या धरण। तो तांबे के सिक्कों को मास्क कहा जाता था, मासक कहा जाता था, ठीक है। और साथ में राज के टकसाल का उल्लेख मिलता है। राज के टकसाल जो सरकारी बनाने की, सरकारी सिक्के डालने की टकसाल होती थी उसका उल्लेख मिलता है, जिसका अध्यक्ष क्या होता था, लक्षणाध्यक्ष। मैंने भी आपको बताया। तो लक्षणाध्यक्ष टकसाल का सिक्के बनाने का जो होता था अधिकारी होता था, टकसाल अध्यक्ष कहलाता था। मौर्यकालीन समाज में व्यापारिक मार्ग, 4 व्यापारिक मार्ग, तो उसमें व्यापारिक मार्ग कौन कौन से बताया गया, तो ये आपको देखना है। 4 मार्ग थे। प्रथम मार्ग था उनका उत्तरापद से ताम्रलिप्ति तक, उत्तरापद से जो जाने का रहा था ताम्रलिप्ति तक जाने का रहा था, प्रथम मार्ग कहलाता था, व्यापारिक मार्ग थी। 4 व्यापारिक मार्गों का उल्लेख किया गया उसमें मौर्यकालीन समाज में। दूसरा था पश्चिम में पाटन से पूर्व में कौशाम्बी के समीप, उत्तरापद मार्ग में मिलता था, ये सेकंड नंबर का मार्ग था। तीसरा जो व्यापारिक मार्ग था दक्षिण में प्रतिष्ठान से उत्तर में श्रावस्ती जाने का वाला, श्रावस्ती जाने वाला मार्ग था। चौथा मार्ग, ये प्रसिद्ध मार्ग था, बृहकच्छ से मथुरा जाता था। ये बंदरगाह था तो ये मथुरा जाता था। उस समय भारत का व्यापार कौन कौन से देशों से होता था, रोम, सीरिया, फारस तथा मिस्र से व्यापार होता था। थैंक यू। आगे हम देखेंगे अगला पार्ट इसका, कला और संस्कृति के बारे में अध्ययन करेंगे।